तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB by हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अबूज़र मोहम्मद। PWA डिजिटल की जानिब से एक दफ़ा और हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं रियल टॉक्स विद अबूज़र। ये शो स्पॉन्सर्ड है WB बाय हिमानी की जानिब से। इल्म पाकिस्तान में मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। कई अक़साम के तालीमी निज़ाम का होना तलबा और तलबात के लिए मुश्किलात का बाइस बन चुका है। तलबा तलबात हों, असातिज़ा हों या एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी शख्स हो, उसको इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख्वाह ये लॉकडाउन का दौर हो या लॉकडाउन से पहले का या लॉकडाउन के बाद का, मुश्किलात का सामना हर किसी को करना पड़ रहा है। मुल्क की बुनियाद जिससे मुल्क स्ट्रॉन्ग बनता है, वो बुनियाद है इल्म, तालीम। तो तालीमी निज़ाम हमारा इस वक्त बर्बाद से बर्बाद होता चला जा रहा है और बहुत सारे क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। ख्वाह वो जो क्राइसिस हैं वो अब तक सही हो सके नहीं हो सके, इस बारे में हम नहीं जानते। बहरहाल हमारे साथ आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सर अहमद साया साहब, जो कि एक एजुकेशनलिस्ट भी हैं, जो कि एक टीचर भी हैं और ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स की टीचिंग देते हैं पाकिस्तान में। और इसके अलावा वो उनको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरफ से एजाज़ भी हासिल है। और दूसरे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ है बिलाल हसन, जो कि एजुकेशनलिस्ट भी हैं, जो कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। तो आज हम लोग स्टूडेंट और टीचर के साथ इस मौजू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी अहमद साया साहब और बिलाल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर देखें, आपके सामने लॉकडाउन का दौर है और लॉकडाउन चूँकि पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है तकरीबन, तो लेकिन स्टिल एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की है। आपके ख़्याल में लॉकडाउन ने किस हद तक जो है वो एजुकेशन को नुकसान पहुँचाया? देखिए, नुकसान तो हुआ है, बट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ है। पूरी दुनिया में पढ़ाई को स्टैंड स्टिल लग गया है। पूरी दुनिया में एजुकेशन को फुल स्टॉप लगा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान कॉम्पनसेट नहीं हो सकता। जो भी टाइम लैप्स आया है वो ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो सकता है। थोड़ा सा ये होगा कि नेक्स्ट ईयर्स में, फ्यूचर ईयर्स में थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ जाएगी, बट मैनेजेबल है। तो एज लॉन्ग एज पीपल आर सेफ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच गए हैं इससे, तो अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको रिकवर कर सकते हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हमारा लॉस जो हो गया है वो इट इज इररिकवरेबल। नो, इट इज नॉट इररिकवरेबल, इट कैन बी रिकवर्ड। यस, एक्स्ट्रा एफर्ट्स विल बी नीडेड, बट जहाँ पे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हुए एजुकेशन सेक्टर को, वहाँ बहुत बड़े एडवांटेजेस भी हुए। इससे पहले प्री कोविड कोई भी टेक्नोलॉजी पे इतना कंफर्टेबल नहीं था जितने अब टेक savvy बन गए लोग। मतलब ऑनलाइन टीचिंग वाज समथिंग दैट वाज ओनली ड्रीम्ड ऑफ, कि हम ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, कभी ऑनलाइन टीचिंग पे आ जाएंगे। लेकिन अब ऑनलाइन टीचिंग जो है ना, वो इट हैज बिकम नॉर्मल, एंड एज इट्स न्यू नॉर्मल, ऑनलाइन टीचिंग ने लोगों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दी हैं। स्टूडेंट्स को ये पता है कि अगर फ्यूचर में कभी किसी वजह से ऑन कैंपस क्लास नहीं हो जाती, फॉर एग्जाम्पल हालात खराब होते हैं, कर्फ्यू लग जाता है किसी भी वजह से, सो दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि वो घर बैठ के पढ़ सकते हैं। सो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है विच इज फॉर गुड, बट येस कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुए हैं कि बच्चों को घर पे रहना पड़ गया है, सोशलाइजिंग बिल्कुल जीरो हो गई है, उससे उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है। बट एट द सेम टाइम अब फ्यूचर ये है कि हाइब्रिड मॉडल चलेगा, कुछ ऑन कैंपस एंड कुछ ऑनलाइन क्लासेस होंगी। बिल्कुल। और बिलाल, आप बताइए कि स्टूडेंट्स पे ये इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? बीइंग स्टूडेंट, आप क्या कहना पसंद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम अबूज़र, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सर ने बात की इस बात से कि बिफोर पी कोविड इट वाज एब्सर्ड स्टिग्मा समझा जाता था कि एक कोई ऑनलाइन क्लासेस हो भी सकती हैं या नहीं, क्या बच्चे अटेंटिव होंगे भी या नहीं। बट बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ वेरी न्यू टीचर टू दिस पर्टिकुलर fraternity, I have acknowledged this fact कि ऑनलाइन क्लासेस इज बेटर, क्योंकि मैं आई एम अ लॉयर टू बी एज वेल, और मेरे भी क्या नाम है जो ये एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, मैंने एक चीज़ में बहुत क्या नाम है वाज़ेह तौर पे महसूस की है कि एक जो ऑनलाइन पैटर्न है, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए आपके, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड वॉइस नोट्स हो गए, दे आर मच मोर हेल्पफुल बिकॉज इट्स द सेम थिंग
like if a teacher is teaching you and you can actually recap it one day before your exam. So it's something very good. It's a very I know अभी भी कुछ लोग ये बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 15 सितंबर से हमारे पाकिस्तान में क्या नाम है तालीम का जो एक सिलसिला है वो वापस स्टार्ट होने पे है, लेकिन आई विल से कि इन फ्यूचर चांसेस में भी इफ जैसे सर ने बोला कि कोई ऐसी चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल देयर इज वेदर कंडीशंस हमारी जैसे ख़राब हो जाती हैं या कोई और मसला होता है, हालात ख़राब होता है, तो ये इस तरफ रुझान बहुत आसानी से जाएगा और एक चीज़ वाज़ेह तौर पर सबके सामने होगी कि लॉस ऑफ स्टडी या लॉस ऑफ पढ़ाई उस वक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर सब डायरेक्टली क्या नाम है एक ऑनलाइन फोरम पे लोग चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो सर जहाँ तक हमारी बात हो रही है पाकिस्तान लेवल पे कि पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से सर्वाइव करना पड़ा, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान में और भी मसले मसाइल हैं जो जिसका कोविड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान? The first problem that is in existence is availability of multiple boards. बहुत ज़्यादा डिफरेंट बोर्ड्स अवेलेबल हैं और उन सब का लेवल ही अलग है। कैम्ब्रिज सिस्टम का लेवल अलग है। मेट्रिक बोर्ड जो है उसके अंदर भी दो किस्म के बोर्ड्स हैं, एक सिंध बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, फिर फेडरल बोर्ड है, उसके अलावा फिर आगा खान बोर्ड है, और सबका जो है वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी या लेवल ऑफ नॉलेज बिल्कुल अलग है। जो सिंध बोर्ड है वो अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है या जो कोर्स कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो कोर्स कंटेंट इज ऑब्सलीट नाउ। थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ में चीज़ हमें नजर भी आई थी कि कंप्यूटर की जो किताबें हैं उसमें फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जबकि अब कंप्यूटर्स में फ्लॉपी ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जहां दुनिया यूएसबीज और माइक्रोचिप्स और माइक्रो एसडी डिवाइसेस पर है, अभी तक जो है वो उनको फ्लॉपी डिस्क के बारे में मतलब जा रहा है कि दो तरह की फ्लॉपी डिस्क होती है जो मेजॉरिटी लोगों ने ना एक्सपीरियंस करी है ना देखी है। तो इतना पुराना सिलेबस है। सिलेबस नीड्स टू बी रिवैम्प्ड एंड रिविजिटेड एवरी नाउ एंड देन, एवरी 3 to 5 years सिलेबस को रिविजिट होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली सिंध बोर्ड में या लोकल बोर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है जिसमें अंडर प्रिविलेज बच्चे जो है वो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट स्कूल का हाल ये है कि वो घोस्ट स्कूल्स हैं। वो स्कूल्स एग्जिस्ट तो करते हैं बट दे आर ईदर इन एग्जिस्टेंस ऑन पेपर और दे आर इन एग्जिस्टेंस एज अ बिल्डिंग। वो तो बच्चे नहीं हैं। थोड़े दिन पहले एक और रिपोर्ट चली थी जिसमें स्कूल बिल्डिंग में गधे बंधे हुए थे। तो अगर ये गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल होगा तो एजुकेशन तो अफेक्टेड होगी। तो यस, तालीमी रुझान होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है नहीं। पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच हैव द हाईएस्ट यूथ टू टोटल पॉपुलेशन रेशियो। यूथ और टोटल पॉपुलेशन का रेशियो दुनिया में आई थिंक हाईएस्ट पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 25 to 30 million children who are in the school going age are out of schools. तो यूथ टू टोटल पॉपुलेशन का रेशियो इतना ज्यादा होने के बावजूद इतना हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल गोइंग एज में होना चाहिए वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, या तो वो स्ट्रीट बेगर्स हैं, या वो चाइल्ड लेबर हैं, या वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक परेशानी है। ठीक है, ये कैसे ठीक होगी वो एक डिस्कशन है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें सबसे पहला प्रॉब्लम मल्टीपल बोर्ड्स का अवेलेबल होना, दूसरा प्रॉब्लम गवर्नमेंट सेक्टर का एजुकेशन पे लीस्ट बॉदर्ड होना, तीसरा अनफेयर प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जिसकी वजह से बच्चे पास भी हो जाते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं। नॉलेज है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लिटरेसी है पता नहीं, बस ये है कि आगे क्लासें पास करे जा रहे हैं और आई डोंट नो कि उनके अंदर वो कैलिबर वो चीज़ें हैं भी कि नहीं है। तो डिफरेंट बोर्ड्स के डिफरेंट प्रॉज एंड कॉन्स हैं। पाकिस्तानी बोर्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने हैं। यूके के जो बोर्ड्स हैं, कैम्ब्रिज का जो बोर्ड है उसके प्रॉब्लम्स भी हमने देखे हैं। अभी रिसेंटली हमने विटनेस किया जो एग्जाम कैटास्ट्रफी हुई पूरी, जिसमें बच्चों के एग्जाम्स नहीं हुए, उनको एविडेंस बेस्ड ग्रेड पे ऑप्ट किया गया। उसके बाद उनको जो ग्रेड्स दिए गए वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, तो उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने बोला जो टीचर ने ग्रेड दिया है वही कर लो। तो उधर भी सिस्टम में प्रॉब्लम है। फिर बहुत सारे प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कोविड में कि वो एग्जाम दे सकें, एंड सिंस वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनको एग्जाम देने की, उनका साल ज़ाया हो गया। तो प्रॉब्लम्स हर सिस्टम में हमारे पास हैं। तो और प्रॉब्लम्स भी ऐसे हैं
जो लॉन्ग टर्म उसमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, तब जाके सिस्टम पूरा अप्रोप्रिएटली ठीक होगा। बिल्कुल सर ऐसे ही है सर। मजे की बात तो ये है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन हमारा तो है तो पड़ोसी मुल्क ना। तो जो इंडिया है, इंडिया में ऐसा है कि वहाँ पे मल्टीपल बोर्ड्स नहीं है, वहाँ पे उनका एक सिंगल बोर्ड है, और जिसकी वजह से उनको ये एडवांटेज जो है यहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया में और डिफरेंट कंट्रीज में मिलता है। और इसी तरह जो है उनके ये जो बेनिफिट्स हैं वो पूरी तरह से उठाते हैं। और हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं, जो ओवरसीज स्टूडेंट होते हैं, उनको यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं मिल पाती जिस तरह से उनको मिल रही होती है। मतलब कि मकसद बताने का ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए प्रेफर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी को नहीं किया जाता। तो सर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सर बात ये अब निकली है तो इस पर ही हम बात करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी और उस न्यूज़ के तहत ये पता चला था कि पाकिस्तान में एक सिस्टम ऐसा आ रहा है कि मल्टीपल बोर्ड जो है ख़त्म हो जाएंगे और एक सिंगल बोर्ड सेटअप होगा। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? कर कौन रहा है पहले तो ये पता चले ना, कौन इस सिंगल बोर्ड का इनिशिएटिव ले रहा है। देखिए अनफॉर्चुनेटली बातें बहुत होती हैं, काम नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, न्यूज़ बिल्कुल थी कि हम एक सिंगल बोर्ड बना देंगे, हम उसी को फॉलो करेंगे, बट वो सिंगल बोर्ड बनाएगा कौन? पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। Who will be the team of educationists who will be leading that particular syllabus breakups, curriculum development करेगा कौन? तो एक टीम ऑफ एजुकेशनिस्ट पहले बनाई तो जाए कि ये सारे लोग होंगे, ये टीम ऑफ एजुकेशनिस्ट है जिनका काम होगा करिकुलम डेवलप करना, और वो करिकुलम ऐसा होगा जो करंट लोकल बोर्ड से बेहतर एंड क्लोज टू द बेस्ट बोर्ड जो अवेलेबल है हमारे पास, कैम्ब्रिज बोर्ड, उससे क्लोज होगा। उसके एडवांटेजेस बहुत सारे हो सकते हैं अगर वो वाकई ऐसा करिकुलम हम बना लेते हैं जो विच इज वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल बोर्ड, इंटरनेशनल लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन दैट इज बीइंग ऑफर्ड। और तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? एक, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, हमें अभी पाउंड्स में फी भरनी पड़ती है अगर हम ओ लेवल्स ए लेवल्स करते हैं, बिकॉज हमें तो यूके के पैसे भरने हैं, तो हमारे लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो एक वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा, अगर वो हमारा लोकल करिकुलम बना हुआ होगा तो इट विल बी कल्चरली सेंसिटिव, मतलब उसमें हमारे कल्चर का ख्याल रखते हुए सिलेबस बनाया जाएगा। उसका एडवांटेज ये होगा कि सिर्फ तालीम नहीं दी जा रही होगी बच्चों को, तालीम के साथ तरबियत भी दी जा रही होगी। तो जो हमारा अपना कल्चर है, हमारा जो नजरिया पाकिस्तान है, वो उसके अंदर इम्बेड हुआ होगा सिस्टम में, वो हमारा अडॉप्टेड सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उस सिस्टम को बना दिया जाए और सिस्टम को बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट को ऑन बोर्ड लेके बना लिया गया और भूल गए, तो कुछ नहीं होगा। हमें उसको रिवैम्प, रिविजिट, रिवाइज, अपग्रेड हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद करना पड़ेगा। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट कांट बी मेड एंड वी फॉरगेट अबाउट इट कि बस बन गया चलो चल रहा है चलने दो, नहीं। फिर उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन बॉडी क्या होगी, उसको एग्जामिन कौन करेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उसमें चांसेस ऑफ मैल प्रैक्टिस क्या होंगे तो कैसे उसको अवॉइड किया जाएगा। हमारे यहाँ तो कोटा सिस्टम भी चलता है, फलां का बेटा है उसको पास कर दो। अब अगर कोई ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहा है तो उसमें कम से कम ये वाली ट्रांसपेरेंसी तो हो जाती है ना कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या लोकल बोर्ड बनेगा तो वाला मसला हल होगा, या कोई बंदूक दिखाएगा और उसको पास कर दिया जाएगा, या चीटिंग करवा दी जाएगी? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले तो सवाल उठेंगे तो उसके जवाब मिले, तो फिर एक नया बोर्ड, नया सिस्टम जो एक सिंगल करिकुलम है वो हो। यस, सिंगल करिकुलम होना अच्छा होता है, लेकिन सिंगल करिकुलम करने के लिए जो सारे प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या वी आर इक्विप्ड विद दोस प्री रिक्विजिट्स? क्या हम वो प्री रिक्विजिट फुलफिल कर सकते हैं कि हम वो बोर्ड बनाएं? और बोर्ड बनाएंगे तो फिर ऐसा क्या होगा कि वो कंटिन्यूसली इंप्रूव करेगा, ठीक है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस किसके साथ होगा? देखिए, अगर सिंगल बोर्ड होगा तो हम कंपेयर किससे करेंगे कि वो अच्छा है, बुरा है, नॉर्मल है, कैसा है? क्योंकि अगर एक बंदा अकेला रेस में भागेगा तो वही जीतेगा ना। तो जब वो उसके पास ऑप्शंस होंगे तो वो अपना मवाजना कर सकता है। जैसे आपने बोला इंडिया में एक सिंगल बोर्ड फॉलो हो रहा है, इंडिया में बहुत हद तक एक सिंगल बोर्ड फॉलो हो रहा है। वहां पे भी ओ लेवल्स ए लेवल्स होता है, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम है क्योंकि उनका अपना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, ऐसे ही, ठीक है ना। उनकी आईटी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वन ऑफ द टॉप है। मतलब अब तो हर लीडिंग मल्टीनेशनल के जो सीईओज लगे हुए हैं वो भी इंडियंस हैं, तो उन्होंने अपनी जगह बनाई है ना। और अब जब टॉप पे, जो आपने बोला यहाँ पे जॉब मार्केट में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इंडियंस को प्रेफर किया जाता है, पाकिस्तानीज को प्रेफर नहीं किया जाता,
तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जब टॉप पे बैठे हुए इंडियंस होंगे तो ऑब्वियसली वो इंडियंस को सपोर्ट करेंगे, Indian- जो नीचे आ रहे होंगे इंडक्शन फेज में वो इंडियंस को सपोर्ट करेंगे। टॉप पे ऑन दी अदर हैंड अगर पाकिस्तानी बैठा होता तो वो इंडक्शन में पाकिस्तानी को सपोर्ट करता। तो अब देखिए हमें पूरा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। करिकुलम बनेगा, मेहनत होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, लोग मेहनत से अपनी उस क्वालिटी को मनवाएंगे तो वो टॉप नॉच पोजीशन पे पहुंचेंगे। वंस वो उस टॉप पे पहुंचेंगे तो फिर इंडक्शन अगली दफा पाकिस्तानियों की बेहतर होगी। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस which can be done, but there has to be steps that need to be taken. जब तक स्टेप्स नहीं लेंगे और सिर्फ बोलेंगे कि हम करिकुलम बना रहे हैं, लेकिन कौन बना रहा है, कब बना रहा है, क्या टीम है, कौन पैनलिस्ट हैं, कौन एजुकेशनिस्ट हैं, कौन उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, करिकुलम डिजाइन कौन कर रहा है, इस सवाल के जवाब मिले तो पता चले ना कि एग्जैक्टली बन भी रहा है ऐसा सिस्टम या सिर्फ बात हो रही है। एग्जैक्टली सर, 70 सालों से वही रिवाइज्ड जो है आपका सिलेबस चला आ रहा है, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो या जो भी हो। खैर बिलाल, आप मुझे ये बताएं, अभी सर ने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया कि जी बच्चे जो है वो पाउंड्स में फीस पे करते हैं और बहुत सारी मुश्किलातों का उनको फेस करना पड़ता है। तो बिलाल, जैसा कि हमें पता है कि आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्टूडेंट हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने जो है बेसिक एजुकेशन जो है वो भी आपने कैम्ब्रिज से हासिल की। तो आप ये बताइए कि कितना टफ रहता है स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट की फैमिली के लिए ये सारा कुछ बेयर करना, खास तौर पे जो फीसेस पे करनी होती है, फाइनेंशियली क्या क्या क्रंचेस आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है जब आप किसी भी एक इंटरनेशनल बोर्ड पे जाके आप बैठते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हो गई हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर जो आप लंदन में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, उसका भी बोर्ड यहाँ पे मौजूद है। बट डेफिनेटली वी नीड टू पे इन पाउंड्स, जैसा आपने पॉइंट आउट किया, या वी नीड टू पे इन यूएसडी डॉलर्स। सही है, तो डेफिनेटली इट इज समथिंग विच इज बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल बीइंग अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, मैं अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करता हूँ, मेरे लिए बहुत होता है, क्योंकि डेफिनेटली जब हम क्या नाम है एक ही मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो डेनिंग है, तो जब डेनिंग में एक बच्चा पढ़ रहा है तो एक बच्चा एक ऐसे प्लेटफॉर्म से भी आ रहा है जिसके पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से भी आ रहा है जिसके पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, खुद मैनेज करके पढ़ अपनी चीज़ें कर रहा है। तो डेफिनेट इस पे जब हम बात करते हैं तो यही है कि देखें, वही बात है, कल्चरल कैपिटल की बात आ जाती है कि कल्चरल कैपिटल कितना स्ट्रांग है। तो इसी तरह से आप उनके रिजल्ट भी आप फर्क देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पॉइंट आउट करना होता है। फिर इसके बाद जो सर ने जो बात बोली है बोर्ड की, जो आप हम अभी सर बात बोले थे, इस पर मैं आप एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंडियन बोर्ड की बात की, मैं यही बात करने वाला था कि इंडियन बोर्ड ने मोस्ट क्यों प्रेफर करते हैं कि इंडियन बोर्ड्स के अपनी बोर्ड पे क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है। तो आप खुद बताएंगे पाकिस्तान में व्हेन इट कम्स टू सिंध बोर्ड और एनी अदर लोकल बोर्ड, जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना इंक्रीज हो जाएगा तो कोई भी इतने हजारों लाख रुपए खर्च करके सीआई एग्जामिनेशन पे क्यों बैठेगा। ठीक है, तो हमें हमारी गवर्नमेंट ही मेन रिस्पॉन्सिबल है टू मेक दिस हैपन, टू establish a board which has the proper एजुकेशन करिकुलम हो उसमें। ठीक है, हिडन करिकुलम जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीइंग अ सोशियोलॉजी टीचर, जो हम समझाते हैं बच्चों को कि हिडन करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स है वो क्या प्राइवेट स्कूल्स में हो या पब्लिक स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, वो हिडन करिकुलम पे फोकस ही नहीं करते। ऑल दे फोकस इज ऑन द टेक्स्ट। So what you need to do is you have to follow the curriculum, and by the side you need to have a hidden curriculum as well, जिसमें आप बच्चों को properly establish करें कि वो किस तरह से आने वाली जो लाइफ है उसमें क्या नाम है एक अच्छे एक नोबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे आगे रह सके। थर्ड चीज मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे बात की कि अगर एक सिंगल बोर्ड स्टैब्लिश हो जाएगा तो देयर विल बी नो कंपटीशन। इसका मैं एक प्रॉपर एग्जांपल देना चाहूंगा इन कराची पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान ओनली। के इलेक्ट्रिक, अबूजर के इलेक्ट्रिक, why is this, but I know it's a very absurd thing, अगर टॉपिक जो हम बात करें, लेकिन इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि why does के इलेक्ट्रिक doesn't perform well in पाकिस्तान, क्योंकि उनका कोई कंपटीशन नहीं है। तो अगर इस गवर्नमेंट के पास एक ही बोर्ड आ जाएगा, एक ही एजुकेशन बोर्ड आ जाएगा, तो डू यू थिंक, अबूजर मेरा आपसे सवाल है कि वो इस चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे या फिर जो स्टेटस ऑफ एजुकेशन है वो दिन पर दिन कम होता रहेगा? तो जवाब आपके सामने है सर, इट्स अ क्वेश्चन कि
स्टेटस ऑफ जो एजुकेशन है वो दिन पर दिन कम ही होता रहेगा। और आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गो फॉर अ सिंगल बोर्ड, अदर देन द फैक्ट कि एक बोर्ड ऐसा एस्टेब्लिश हो जिसमें सच में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ करिकुलम, हिडन करिकुलम एंड प्रोस्पेक्ट्स सेम हो, ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट में हो, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। जी, तो बिलाल आपने बहुत बिल्कुल दुरुस्त बात कही और बेशक इस बात से कोई जो है इख्तलाफ नहीं रखेगा। और सर जैसे कि पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक जो है वो एजुकेशन के साथ मुलव्वस है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो पिछला मेरा एपिसोड हुआ उसके अंदर हमारे साथ थे पीपल्स पार्टी सेंट्रल से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, और उन्होंने कहा कि हमने सिंध को, क्योंकि आप दोनों ही माशाल्लाह से इस वक्त सिंध में, कराची में, अब पता नहीं लोग कराची को सिंध का पार्ट कहते हैं कि नहीं कहते, बट सिंध में, तो सर अभी तक कहते हैं जी, अभी तक कहते हैं अनफॉर्चुनेटली जी, अभी तक तो कराची सिंध पहुंचता है। वो पीपल्स पार्टी के जो थे वो पिछले शो में कहते हैं कि हमने सिंध में यूनिवर्सिटियाँ दी, हमने सिंध में एजुकेशन दिया, हमने सिंध में कॉलेजेस दिए। सर कौन से कॉलेजेस, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की वो बात कर रहे हैं, आप बता सकते हो? और इसके अलावा सर ये भी कि उन्होंने कहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, मुझे बताएं दारू सफदर से क्या मैं डिग्री ले सकता हूँ चंद पैसे देकर? इस पे कमेंट क्या करूं मैं, मतलब आपने खुद ही सवाल करके और खुद ही जवाब भी दे दिया, तो इस पे मेरे पास कोई कमेंट नहीं है। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्होंने अच्छी दी होती तो आई थिंक लोगों में अवेयरनेस होती, शऊर होता। यहाँ पे लोगों के पास ना शऊर है ना नॉलेज है, बस लोगों को ये पता है कि सही बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स को, एजुकेशन को पॉलिटिक्स में खेला गया है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई हमारे पास आउटकम्स नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जो हमारे पास ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कराची में हों और जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंटेड हों? आई डोंट थिंक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी रिसेंटली फॉर्म हुई हो या ऐसा कोई कॉलेज फॉर्म हुआ हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को देखें तो इबरत का मकाम है, बिकॉज इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। रिसोर्सेज नहीं है, सहूलियात नहीं है, टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, तो इट्स जस्ट अ स्ट्रक्चर, अ बिल्डिंग विच इज़ वेल वेस्टेड। ऑन द कॉन्ट्ररी वो एनजीओज जिन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, जैसे जिंदगी ट्रस्ट जो अडॉप्ट किया है शहजाद रॉय ने, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स पे उन्होंने काम किया है, आउटस्टैंडिंग वर्क। जो टीसीएफ काम कर रहा है, द सिटीजन्स फाउंडेशन, अमेजिंग वर्क। तो ये जो एनजीओज काम कर रही है एजुकेशन पर, they are performing much better than what the government is performing, unfortunately. सर आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप क्या कहते हैं? मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर। हुकूमत को छोड़ के हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अगर देते हैं, हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर लेगा सर? बेहतर ही हो जाएगा मुझे लगता है, मेरा ख्याल है यूरोप बन जाएगा सर, बहुत बेहतर हो जाएगा। असल में मसला सारा ये ना कि पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है ना, एट द एंड ऑफ द डे हर चीज को उसमें नहीं लाया जाता। कुछ चीज़ों को, पॉलिटिक्स को साइड पे रख के काम करने पड़ते हैं। जो सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, जो एजुकेशनिस्ट आ रहे हैं आगे, जो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो पढ़ने लिखने से है, पढ़े लिखेंगे लोग तो बेहतर होगा। वंस अगेन वही बात बोलूंगा, अगर 40% पॉपुलेशन यूथ की है अमंग्स द टोटल पॉपुलेशन, विच इज़ द हाईएस्ट यूथ टू टोटल पॉपुलेशन रेशियो, अगर इनको सही रास्ते पे अभी नहीं लाया जाएगा तो 10 साल बाद दे विल बी रोमिंग अराउंड लाइक हेडलेस चिकन्स, बिकॉज दे विल नॉट हैव द विजन कि आगे करना क्या है। तो ये लोग तो बिखर जाएंगे। अभी पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि ये 40% पॉपुलेशन को इस तरह मोल्ड कर दे कि ये पेट्रियोटिक भी हों, ये हार्ड वर्किंग भी हों, स्मार्ट भी हों, पढ़े लिखे भी हों, फ्यूचर दुनिया को चला लेंगे ये लोग। द वर्ल्ड विल बी, द वर्ल्ड्स बेस्ट इकोनॉमी कैन बी पाकिस्तान इफ प्रॉपरली हैंडल्ड। नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास हैं, जोग्राफिकली जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी है, लेकिन हम अपनी किसी चीज़ को हार्नेस नहीं करते। हमारा रोना है हर चीज़ में, प्रॉब्लम 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 निकाले होते हैं। व्हाट वी डोंट रियलाइज इज विद एवरी प्रॉब्लम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। वी डोंट सीक दैट अपॉर्चुनिटी, वी जस्ट क्राई अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड वी प्ले द ब्लेम गेम। ये हो गया तो इसका कसूर है, ये हो गया तो इसका कसूर है, पिछली हुकूमत, अगली हुकूमत और अगली हुकूमत, पिछली हुकूमत, सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे हैं। भाई करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स में आप क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, मुझे ये बता दें। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है सर, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई गोल कॉन्ग्रेंट बिहेवियर नहीं है। असल में हर किसी का अपना इंडिविजुअल गोल है, इंडिविजुअल उनके विजन है,
और उसी इंडिविजुअल विजन को हासिल करने की कोशिश करी जा रही होती है। कलेक्टिवली कोई कलेक्टिव विजन नहीं है, कोई कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है। मतलब अगर गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, तो उनको गवर्न कौन कर रहा है? मतलब हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे आर परफॉर्मिंग वेल? उसका गवर्नेंस किसके पास है? और गवर्नेंस अगर वीक होगा, आपको पता है आपकी पकड़ धकड़ होनी नहीं है, तो आपको किस बात का डर है? आप बोलते हो यार जब मुझे पकड़ना ही नहीं है, किसी ने मुझे क्वेश्चन ही नहीं करना, तो मैं जिस तरह भी क्वालिटी दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उसको पड़ता है जो रेगुलरली मॉनिटर हो रहा हो, जिसका परफॉर्मेंस उसकी अगली पोजीशन से या अगले कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस रिलेटेड वर्क तो है ही नहीं ना, यहाँ पे एड हॉक है, जिसने कर लिया नहीं करा तो भी खैर है। तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है काम अच्छा करने की, कोई डर ही नहीं है काम अच्छा करने का। देखिए ना, दो चीजें होती हैं, या तो आपको मोटिवेशन मिले तो आप अच्छा काम करेंगे, या आपको रेप्रिमांड किया जाए, आपको किसी किस्म का डर दिया जाए तो आप अच्छा काम करेंगे। तो ना यहाँ पे डर है ना यहाँ पे मोटिवेशन है, तो आप अच्छा काम क्यों करेंगे? तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का। सर एक बात से बात निकली है तो मैं फिर आपसे एक और बात भी डिस्कस कर लेता हूँ कि 40% जो है हमारा लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का ओवरऑल। सर इसमें जो 40% हमारा लिटरेसी रेट है, इसके अंदर आप किस मतलब आप गवर्नमेंट को साइड पे रख के स्टूडेंट और असातिज़ा को माइंड में रखते हुए आप किसको समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है इस 40%? नहीं एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि 40% का जिम्मेदार मतलब वो कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से आ रही है? स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है, टीचर्स की तरफ से आ रही है? एग्जैक्टली आई थिंक म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन है। देखें, बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो टीचर्स पढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेट एक और सिचुएशन भी हमारे माशरे में है। हमारे माशरे में कितने टीचर्स बाय चॉइस हैं और कितने टीचर्स बाय चांस हैं? This is the next big question. How many teachers are there who are teaching because they want to teach, because they think teaching is a noble responsibility, because they want to shape the generation of the future, because they want to make sure that this country is in safe and secure hands, इसलिए टीच कर रहे हैं? या मेजॉरिटी टीचर्स इसलिए टीच कर रहे हैं कि उनको कहीं और नौकरी नहीं मिली, तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज टीचर बन जाओ, जिसको कुछ नहीं नौकरी मिलेगी वो टीचर तो बन ही सकता है। या इट्स अ पार्ट टाइम जॉब के अनफॉर्चुनेटली वो फीमेल्स जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि भाई आप कोई और काम नहीं करेंगी, आप सिर्फ पढ़ाएं, वो पढ़ा रही हैं, तो उन्होंने अगर कुछ डिग्री हासिल करी थी, कुछ बनना था, कुछ ख्वाब था उनका, उसको चकनाचूर करके आपने उसको बोल दिया आप सिर्फ पढ़ाएं, तो अनफॉर्चुनेटली वो क्या क्वालिटी डिलीवर करेंगे? क्योंकि वो खुद डिमोटिवेटेड है कि मैं इतना कुछ करने के बाद पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई और बेहतर चीज करने को नहीं मिली। तो अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स इन पाकिस्तान आर नॉट टीचर्स बाय चॉइस, दे आर टीचर्स बाय चांस। टीचर्स बाय चॉइस वो होता है जो टीचर इसलिए बनता है कि वो इस काम को जिम्मेदारी समझता है, वो अपने मुल्क का फ्यूचर बनाना चाहता है, वो चाहता है कि बच्चों को तालीम के साथ तरबियत दे के एक राह, एक विजन दिया जाए। टीचर वो रोल मॉडल होता है, वो चेंज एजेंट होता है, वो इस मुल्क को, माशरे को, सबको बेहतर करेगा, वो सुधारेगा। और वो उसी वक्त सुधार सकता है जब उसको एक खुद उसके पास एक विजन होगा, जब वो खुद इस चीज को फोर्सी कर रहा होगा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इस मकाम पे देखना है, अपने मुल्क को यहाँ पे देखना है और इस पूरी चीज सोसाइटी में चेंज लाना है। तो वो चेंज एजेंट उसी वक्त होगा जब वो टीचर बाय चॉइस होगा, चांस नहीं होगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। एक बड़े मजे की बात ये है कि जब भी स्टूडेंट जो है वो कोई किसी भी शहर में हो, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है कराची का, तो कराची की एजुकेशन को स्पेसिफिकली कराची की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है डिफरेंट जो है शहरों में, चाहे वो पंजाब के शहर हों या सिंध के तो नहीं खैर, लेकिन पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि कराची की एजुकेशन यूँ है, कराची की एजुकेशन यूँ है। असल में एजुकेशन जो है वो नहीं मालूम होती उनको कि आखिर चल क्या रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आखिर ये रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से कहा जाता है कि कराची की तालीम जो है वो अच्छी नहीं है, पंजाब की तालीम बहुत अच्छी है? और देखिए, पंजाब में ना ऑफिशियली गवर्नमेंट ने तालीम की तरफ तवज्जो दी है, ठीक है। बीच में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, एक स्लोगन चल रहा था, पढ़ा लिखा पंजाब, ठीक है। मुझे इस स्लोगन से इख्तिलाफ है, होना चाहिए था पढ़ा लिखा पाकिस्तान। बिल्कुल सर, ऐसी है, ठीक है। वो इन्होंने जो भी किया, लेकिन पढ़ा लिखा पंजाब करके पंजाब में पढ़ाई का स्टैंडर्ड काफी हद तक बेहतर है। पंजाब की गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड सिंध की गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर है। पंजाब का करिकुलम सिंध के करिकुलम से भी बेहतर है।
तो ऑफिशियली दैट्स ट्रू। लेकिन जहां पे आप फॉरेन सिस्टम की बात कर दें कि फॉर एग्जांपल ओ लेवल्स ए लेवल्स हो गया, तो वो पंजाब में हो या सिंध में हो सेम है, बिकॉज करिकुलम जो आ रहा है वो एक ही जगह से आ रहा है, सेम करिकुलम फॉलो करना है, एग्जाम सेम होगा, सेम डेट पे होगा, मैल प्रैक्टिस के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमल हैं, तो ओवरऑल चीजें बेहतर हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब लोकल बोर्ड्स का भी तो फर्क आ सकता है। आई थिंक मयार का बहुत ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग भी तो दी जाती है ना। टीचर्स ट्रेनिंग इज अ रेगुलर एस्पेक्ट इन इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस। वंस अगेन पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन में आप मुझे बताएं कितनी टीचर्स ट्रेनिंग होती है, कितने मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की टीचर्स हैं जिनकी साल में एक मरतबा टीचर्स ट्रेनिंग होती हो, 5 साल में एक मरतबा टीचर्स ट्रेनिंग होती हो। टीचर्स को अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे तो पता भी नहीं उनको पढ़ाना क्या है, और जो वो पढ़ा रहे हैं क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड या लाइफ ओरिएंटेड या स्ट्रीट स्मार्ट बना भी रहे हैं, या सिर्फ पढ़ा रहे हैं वो जो उनको आता है। ऐसी अलमिया है हमारी सोसाइटी का। और ये तो मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, गांव देहात में चले जाएं और वहां पे अगर स्कूल हैं तो उसका भी अपना ही अलग प्रॉब्लम है, उसकी अपनी कैटास्ट्रफीज हैं। बिल्कुल सर, कुछ अर्सा कबल जो है हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी जिसके अंदर दिखाया गया था कि स्कूल के अंदर एक खातून जाती हैं और वो बच्चों से पूछती हैं ये क्या है, और वो प्रोनाउंस उसको गलत कर रहे होते हैं, प्रोनाउंस के वो जवाब ही गलत दे रहे होते हैं बिल्कुल। तो बिलाल, हमने अक्सर अपने वालिदैन से सुना कि किसी टाइम पे वो चटाइयों पे बैठ के पढ़ा करते थे। आपका क्या ख्याल है इस जदीद दौर में जब सबके पास आईफोन है, तो क्या आज भी बच्चे जो है वो चटाइयों पे बैठ के पढ़ रहे हैं किसी कोने में? देखिए अबू ये तो जुल्म है, ये तो सीधा मैं इसको एक बोलूँगा ये नेग्लिजेंस है, ये एक प्रॉपर बेदहानी है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे गांव देहात के बच्चों को दी जा रही है। क्योंकि वही बात आती है कि अगर हम जैसे बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, मैं कभी लेटेस्ट आई गेस द डे बिफोर यस्टरडे मैं एक स्पीच सुना जिसमें उन्होंने बात वाज़े तौर पे जब उन्होंने कराची का विजिट किया ये बात बोली कि प्रोग्रेसिव मुल्क, प्रोग्रेसिव कंट्री वो है जो अपने नीचे का तबके पे जोर देता है। तो क्या आज हम उस माशरे में खड़े हुए हैं, उस माशरे का हिस्सा है जो अपने नीचे तबके को उठाता है? तो द आंसर इज अ बिग नो। ठीक है, तो बात सारी यहाँ पे आ जाती है कि हमें एक ऐसे दरमियानी रवि के साथ एक प्रॉपर मीडियम वे निकालना पड़ेगा। और ये नहीं जैसे मैं आज हम बात कर रहे हैं सर अहमद साहब एक बेहतरीन टीचर बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन इंडियन इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन एनजीओ की यहाँ तक बात की है गुजर आपने, ठीक है, तो मैं आई एम नॉट गोना एडवर्टाइज माय ओन एनजीओ, बट मेरी एक एनजीओ है खिदमत यूथ फाउंडेशन के नाम से। तो ये आई हैव जस्ट फाउंडेड इट इन जनवरी 2020 एंड ये जो एनजीओ है इट इज बेसिकली टीचिंग द यूथ ओनली, बिकॉज डेफिनेटली मैं ये मुझे एक सेइंग है अब्दुल कलाम आजाद की कि आई डोंट नो इफ अ कंट्री हैज 50% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ, वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इतना लो कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उस वक्त भी रेशियो ऑफ पॉपुलेशन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ये बात समझने मैं कासिर हूँ, मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि कैसे एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन इतनी है, इज नॉट फ्लरिशिंग द वर्ल्ड विद इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस में हर चीज यहाँ पे निजाम हुआ है, इसकी मेन वजह से भी है कि यहाँ पे प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी सर ने पॉइंट आउट किया, अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। जो ये आई वोंट गोना नेम द प्रॉपर पॉलिटिशियन बिकॉज बात बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन आप चले जाएं यहाँ पे, मैं आपको प्रॉपर एड्रेस बताता हूँ। ये आप गोरा कब्रिस्तान के पीछे एक स्कूल है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा स्कूल है, अप्पा कॉलेज इन आई एम रेजिडेंट ऑफ कराची, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कराची। तो अप्पा कॉलेज है, वहाँ पे गधे बने हुए हैं वहाँ पे। तो अकाउंटेबिलिटी, जब चेक एंड बैलेंस किसी भी चीज की नहीं होगी तो मार्शल डाउन में, मार्शल डिक्लाइन में जाएगा। ठीक है, सेकेंडली जो आपने एक बात की कि ऑलमोस्ट 40% लिटरेसी रेट है, तो गुजर मैं आपको इस चीज पे थोड़ा सा बोलूंगा। डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी इन पाकिस्तान? द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी इन पाकिस्तान इज द पर्सन हु कैन एक्चुअली राइट हिज नेम। तो 40% लिटरेसी रेट वो उसका है जो बंदा सिर्फ अपना नाम लिख सकता है, और जो बंदा एक सेंटेंस लिख सकता है उसका लिटरेसी रेट क्या है? 9% इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में 9% निकालें तो आई गेस इट विल बी 2.5 करोड़ मैक्सिमम।
ठीक है, एवरेज जी फिलहाल मेरे 25 करोड़ की आबादी पे 28 करोड़। मेरे पिछले सेशन में भी जो हमने एजुकेशन से रिलेटेड किया था उसके अंदर भी हमने यही डिस्कस किया था कि हमारे मुल्क में अफसोस के साथ ये बात है कि जो 40% भी है वो सिर्फ अपना नाम लिखना जानते हैं। नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने से मुराद ये उनको सिर्फ अपना सिग्नेचर करना आता है। सॉरी बिलाल मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक और सवाल दिमाग में आया और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जी मैंने समझा इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने कहा मैं डिस्कस कर लूँ सर से। सर आपके सामने है मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है वो बेचारे सुसाइड कर रहे हैं हमारे मुल्क में। मेडिकल के स्टूडेंट्स, पढ़े लिखे स्टूडेंट जो 90% लेने वाले, ए स्टार लेने वाले स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड कर रहे हैं या वो नशों में मुब्तला हो गए और वो मतलब घरों को बैठ गए। सर आप ये बताइए कि हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट छोड़े, एक आम तौर पे बात कर रहा हूँ कि जो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं? मेरिट बढ़ता जा रहा है, 92 98 तक लेके जा रहे हैं, मेरिट बढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं बढ़ देखिए यूनिवर्सिटीज़ बनाना आसान काम नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ के लिए पूरा एंडाउमेंट होता है, वो पूरी एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके बाद यूनिवर्सिटी बनती है। और यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं बना सकते। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पूरा चार्टर लेना पड़ता है उसका और फिर बनती है। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ नहीं बन रही तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना कोताहियाँ हैं, ठीक है। प्लस यूनिवर्सिटीज़ बन भी जाती हैं तो उसके बाद जो ये सुसाइडल रेट है या जो ड्रग एडिक्शन है यूनिवर्सिटीज़ में क्यों हो रही है, ये सवाल है कि अगर यूनिवर्सिटी में जाने वाला बच्चा यूनिवर्सिटी का स्ट्रेस कोप अप नहीं कर पा रहा और वो उसको अपने दिमाग पे इतना हावी कर रहा है कि वो अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है या वो सुसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो उनके करिकुलम में फ्लॉ है या वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी के लेवल के लिए मैच्योर ही नहीं था या उस पर अनड्यू सख्ती करी जा रही है जो उसको उस मकाम तक पहुंचने नहीं दे रही जिस मकाम तक वो पहुंचना चाहता है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रीजंस हैं। प्लस नेग्लिजेंस ऑफ मेंटल हेल्थ भी है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इस चीज में। सॉरी सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स की उनकी बात नहीं कर रहा जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, मैं बात कर रहा हूँ जिनका बेचारों का एडमिशन नहीं हो पा रहा और वो घरों को बैठे हुए 90% लेके वो घरों को बैठे कि जी मेरिट नहीं बन रहा हमारा, और यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन नहीं हो रहा, मेरिट नहीं बन रहा। तो मेरिट की वजह से लोग जो है सुसाइड भी कर रहे हैं, मेरिट की वजह से वो बड़े डिप्रेशन का शिकार भी हैं। तो मेरा यही सवाल है कि वो जो जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है वो बेचारे कहाँ जाए? यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं बन रही है, मेरिट क्यों बढ़ता जा रहा है? जी सर। मेरे पास एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं है और मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, शायद बिलाल के पास अगर इसका आंसर हो और वो दे सके, बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली नो कि कितना परसेंट रेशियो ऐसा है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडक्ट नहीं हो पाता और एग्जैक्टली क्या वजह है कि वो इंडक्ट नहीं हो पाता। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट रिसर्च ऑन दैट, सो आई वुड रादर नॉट कमेंट ऑन दैट राइट नाउ। जी देखिए अबूज़र जी, बात आपका क्वेश्चन बहुत एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, इंडियन एक क्वेश्चन मार्क होता है ना क्वेश्चन के, तो उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के बीच में कि मेरिट क्यों बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बन रही। मैं आपको बीइंग अ लॉ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, नॉट प्रैक्टिसिंग बट आई एम प्रैक्टिसिंग अंडर अ बिग नेम, तो मैं एक लॉ की एक प्रॉपर जब ये 2018 की चार्ट देख रहा था उसमें मुझे पता चला कि कराची में, सिर्फ कराची एक बात कर रहा हूँ, 2 यूनिवर्सिटीज बननी है अगले 2.5 साल में। तो यूनिवर्सिटीज बन रही है, बस हमारी आंखों में फॉल्ट है जो हमें दिख नहीं रही है, सही है। तो ये इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे पास ऐसे नहीं, हमारे पाकिस्तान में काबिल लोग नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, आर फ्रॉम सबकॉन्टिनेंट। हमारे पास लोग अच्छे हैं बस सब है, लेकिन ब्लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखिए अब यूनिवर्सिटी जो बनेगी ना, फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिवर्सिटी बनती है, देखिए आप इस बात की मद्देनजर रखें, एक यूनिवर्सिटी एक एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी लेके आती है। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 100 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तैनात करती है, सब 100 गवर्नमेंट टीचर्स की और जेनेटर्स हो गए और इनको भी तैनात करती है। तो हमारे पास ऑन पेपर यूनिवर्सिटी का फोरम है कि यूनिवर्सिटी बननी है। आपको पता है जो बेनज़ीर भुट्टो की एमबीबीएस की यूनिवर्सिटी है, इसकी जो क्या नाम है, जो लियारी में है, यस लियारी में, उसकी तैनात 2013 में होनी थी और वो अभी जाके 2018 में खत्म हुई है। तो ये जो टाइम लैप्स है इसमें कितने 5 साल के बच्चों की जिंदगी खराब की गई है, 5 साल के बच्चों के
जो उनकी क्या नाम है करियर अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म की गई है। तो यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट रखने से अच्छा ये है कि यूनिवर्सिटी की एक ईंट लगा दी जाए ना, तो वो बेहतर होगी मेरे हिसाब से। सही। तो सर एक बड़ी मजे की बात ये भी है कि सर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी लाइफ में आए होंगे और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स आपकी लाइफ में आए होंगे और उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो सर आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं वो बेचारे सरवाइव नहीं कर पाते पाकिस्तान में, उनको उस तरह से चीज़ें फराहम नहीं होती और वो फिर मजबूरी के तहत वो फिर दूसरे मुल्क चले जाते हैं और दूसरे मुल्क उनको परचेज़ कर लेते हैं, वो चले नहीं जाते, उनको परचेज़ कर लिया जाता है। तो आपके साथ ऐसे वाक़या अक्सर पेश आए होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को भी कुछ इस बारे में बता दें। देखिए एक टर्म यूज होती है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो टैलेंटेड लोग हैं ना उनको ड्रेन करके अपने पास बुला लेती है। और ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बहुत काबिल होते हैं, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको लगता है कि उनका टैलेंट पाकिस्तान में वेस्ट हो रहा है और दूसरा मुल्क उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके अपने पास बुला लेता है, वहाँ की नेशनैलिटीज़ भी दे देता है और वो वहाँ पे रहने लग जाते हैं और वो वहीं के होके रह जाते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी मुल्क जाओ, जाके पढ़ो लिखो, कोई हर्ज नहीं है, वहाँ पे नौकरियाँ करो, कोई हर्ज नहीं है, बट कम बैक टू दिस कंट्री एंड गिव दिस कंट्री व्हाट दिस कंट्री डिजर्व्स। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर इस मुल्क का सबसे काबिल दिमाग हर साल ब्रेन ड्रेन का शिकार हो जाएगा और वो दूसरे मुल्क चले जाएगा, तो इस मुल्क को बेहतर कौन करेगा? कौन करेगा? क्योंकि कोई बाहर से आके इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। इस मुल्क को ठीक करने के लिए हमें इस मुल्क में होना जरूरी है। हम कीचड़ में उतर के ही कीचड़ की सफाई कर सकेंगे, बाहर से ऑटोमेटिकली कोई वैक्यूम क्लीनर लग के कीचड़ की सफाई नहीं हो जाएगी। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा हर साल अपने स्टूडेंट से, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाओ, सीखो, वहां जाके कोई हर्ज नहीं है, नौकरियां भी करो वहां जाके, कोई हर्ज नहीं है, बट कम बैक टू दिस कंट्री एंड गिव दिस कंट्री व्हाट दिस कंट्री डिजर्व्स। बिकॉज आप सबके ऊपर एक कर्ज है इस मुल्क का कि आप एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। चाहे आपको इन रिटर्न इस मुल्क ने बहुत कुछ ना दिया हो, आपसे बहुत सारे टैक्सेस चार्ज करने के बाद आपको उसके अगेंस्ट वो सारी सर्विसेज ना दी हों जो आप बाहर मुल्कों में टैक्स खुशी खुशी दे देते हैं, क्योंकि आपको उसके बदले सर्विसेज मिल रही होती हैं। आपको यहाँ पे टैक्स देने में जान जाती इसलिए कि आपको सर्विसेज नहीं मिल रही होती, फिर भी अगर आप जिम्मेदारी के साथ टैक्सेस पे कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कभी चेंज आएगा और आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा मुमकिन है जब इस मुल्क का काबिल शख्स इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे बनिस्बत किसी और मुल्क को ग्रो करने के लिए काम करे। तो अगर इस मुल्क का काबिल शख्स अपने मुल्क के बजाय किसी और मुल्क को ग्रो करने में मेहनत करता है और जिससे उसका मुल्क पीछे रह जाता है, तो मेरी नज़र से तो उसने अपने मुल्क के साथ नाइंसाफी करी है। सही, ठीक हो गया सर। सर ये इसको जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही है इसको शॉर्ट करते हैं और बस मैं आपसे एक छोटे से मासूमाना सवाल पूछता हूँ। सर ऐसी कौन से मेजर्स हैं जो लेके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है बेहतर हो सकती है? सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? देखें, पहले तो एजुकेशन मैंडेटरी फॉर एवरीवन हो जाए। हर वो शख्स जो स्कूल गोइंग एज में, उसका स्कूल में जाना मैंडेटरी हो। अगर वो स्कूल जाएगा, ठीक है, तो उसको कोई इंसेंटिव दिया जाए, कोई स्टाइपेंड दिया जाए। और अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसके पेरेंट्स को रेप्रिमांड किया जाए कि आपने अपनी औलाद को स्कूल क्यों नहीं भेजा। ठीक है, तो जब पेरेंट्स पे सख्ती होगी कि वो अपने बच्चे को स्कूल लाजमी भेजें वरना उनको सजा मिलेगी, तो वो अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। और जब पेरेंट्स को और पता होगा कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको एक स्टाइपेंड मिलेगा, तो भी वो अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। क्योंकि अभी तो बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए नहीं भेजते कि अगर मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो ए वो बागी हो जाएगा, रिबेलियस हो जाएगा, बी वो चाइल्ड लेबर है तो हमारे घर चलाएगा कौन, सी वो पढ़ लिख लेगा तो हमारे सामने जवाब देगा। ये सारे सवालात, ये सारे कॉन्सेप्ट उनके हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंटेशन कर दे कि भाई हर बच्चा जो स्कूल गोइंग एज में है उसका स्कूल में जाना जरूरी है, जो बच्चा स्कूल गोइंग एज में है और वो स्कूल नहीं जाएगा तो पेरेंट्स विल बी पनिश्ड, एंड जो बच्चा स्कूल जाएगा उसको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अचानक से आपका लिटरेसी रेट तो बहुत बढ़ जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग इस काबिल हैं कि जिनको एजुकेशन सेक्टर की जिम्मेदारी दी जाए, काइंडली उन्हीं को एजुकेशन सेक्टर की जिम्मेदारी दी जाए। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर गवर्नमेंट जॉब कि कोटा सिस्टम पे उनको जॉब्स मिल जाए कि फला पार्टी का है तो वो एजुकेशन मिनिस्टर होगा, फला है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनिस्ट है तो वो एजुकेशन चलाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट की तरफ से
implementations हो towards measures हो towards building of schools, colleges, budgets हो schools literacy के ऊपर, जिसको implement भी किया जाए, जिसके ऊपर governance भी हो, और जिसके ऊपर ये इंश्योर हो कि भाई अगर आपको टास्क डेलीगेट किया गया है तो आप उसको फुलफिल करने के लिए अकाउंटेबल भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि सियासत को निकाल दिया जाए एजुकेशन से, एजुकेशन को एजुकेशन रहने दिया जाए, और एजुकेशन को बिजनेसमैन चलाएं, उससे बेहतर है एजुकेशन को एजुकेशनिस्ट चलाएं, या एजुकेशन को पॉलिटिशियंस चलाएं, उससे बेहतर है एजुकेशन को एजुकेशनिस्ट चलाएं। ये बहुत जरूरी है। तो ये सारे मेजर्स होंगे, ये सारी इंप्लीमेंटेशन होगी, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हो सकेगा। प्लस वो एनजीओज जो अच्छा काम कर रही हैं, उनके मॉडल्स को अडॉप्ट करके गवर्नमेंट स्कूल्स में इंप्लीमेंटेशन करी जाए, या उन एनजीओज को सपोर्ट करी जाए, उनको सब्सिडी दी जाए कि भाई आप और गवर्नमेंट स्कूल्स अडॉप्ट करें और आप इस लेवल के स्कूल्स बना दें सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को जिनको आपने बनाया है। तो उससे भी मुझे लगता है कि तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाएगा। आई थिंक ये कुछ मेजर्स हैं जो इमीडिएटली लिए जाएंगे तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल सर, ऐसे ही है कि अगर ये चेकलिस्ट पूरी हो जाए तो हमारा मुल्क भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सीधा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन सकता है, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जिधर की आवाम पढ़ी लिखी हो जाए वो कंट्री अपने आप दुरुस्त हो जाती है, वो कंट्री अपने आप सही हो जाती है। तो सर अभी आपने एनजीओस का जिक्र किया और मैं इस चीज़ को इख्तिताम पजीर करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक बहुत ही मासूमाना सा सवाल है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात कुछ इस तरह से चल रहा है, तो मैंने सोचा ये सवाल लाजिम है मेरे ऊपर कि मैं ये सवाल आप लोगों से करूँ, आप दोनों से करूँ। बिलाल, क्योंकि आप एक एनजीओ रन भी कर रहे हैं और वो है भी एजुकेशन से रिलेटेड, तो देखें बिलाल, पहला सवाल यही सवाल आपसे भी है, यही सवाल सर अहमद साया से भी। तो आप ये बताइए कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे जो हमारी माँ बहनें हैं, उनके लिए जो हमारी फीमेल्स हैं, उनके ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कुछ इलाकों में। अब ये नहीं कह सकते कि कुछ इलाकों में, लेकिन हाँ हमारे मुल्क में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि जी हम बेटी ने मैट्रिक कर लिया तो इसकी शादी करा दो, बेटी ने इंटर कर लिया तो इसकी शादी करा दो। उनको पढ़ने का उस तरह से नहीं दिया जाता, पढ़ने के लिए उनको रास्ते पे नहीं लगाया जाता जिस तरह से बाकी मुल्कों में उनको मौके दिए जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे बिलाल, और इनको मेजर्स क्या लेने चाहिए? और सेम सवाल मेरा सर अहमद खायर। जी बिलाल। देखिए सर, मेन जो चीज़ है वो है मेरे हिसाब से नर्चरिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर हमें एक नर्चर करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी एक प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस पे पहुंचती है, सही है। तो मेरे हिसाब से नर्चरिंग, ठीक है। अच्छा देखिए, ये कॉन्सेप्ट के अगर यूजली जो मैं देखता हूँ फैमिलीज में कॉन्सेप्ट होता है कि मैट्रिक करवा दिया है एक बच्ची को, शादी करवा दो, इंटर करवा दे। ये आपने जो अच्छा कॉन्सेप्ट पॉइंट आउट किया, ठीक है। इस शादी के बाद उसको करना क्या है आगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसी पे निशानदेही करनी होगी, या इसको लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि एक माँ को भी उतनी ही एजुकेशन की जरूरत होती है जितनी एक एम्प्लॉयड खातून को। अगर एक माँ एजुकेटेड होगी तो अपने बच्चे को वही डिलीवरेंस करेगी, और अल्टीमेटली जो इतने लाखों हजारों रुपए चार्ज करने वाले डे केयर सेंटर है, अल्टीमेटली ये चीज फ्लो में जब आएगी तो इतने पैसे खर्च भी उस तरफ नहीं होंगे, सही है। तो हमें इस बात को निशानदेही करनी है कि पढ़ लिख के आगे बढ़ने का मकसद ये नहीं है सिर्फ एक औरत के लिए कि वो एक अच्छी जॉब करनी है या नहीं करनी, ये भी है कि वो अपने बच्चों को कितना अच्छा डिलीवर कर सकती है, वो अपने बच्चों को सीख कितनी सकती है। और जब एक डेफिनेटली यूथ की जब हम बात करते हैं तो यूथ की जो फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो फैमिली ही करती है, ठीक है। तो मेन मेरे हिसाब से ये कि ये है, और इसके लिए मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे, जैसे मेरी एनजीओ है, ठीक है, हमारी एनजीओ जो है वो बेसिकली जो यंग, मीन जो हमारा फोकस है वो ये यंग जो बच्चे हैं ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं या किसी भी गलत सोबत में पड़ चुके हैं, उनको हम प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, ठीक है। उनको हम प्रॉपरली उनकी ट्रीटमेंट में जो खर्चा होता है XYZ विद अदर सोर्सेस हमारे साथ लोग कोलैब करते हैं, हम उन पे फोकस करते हैं। तो इसी तरह हम अपनी बच्चियों को और उनके माँ बाप को भी चेंज करना पड़ेगा, हम अपने आप को, ठीक है। और उनको चेंज जोर जबरदस्ती से नहीं करवा सकते, तो डेफिनेटली उन्होंने हमें पाला होता है एवरीथिंग, उनको सिखा के, समझा के, उनको प्रॉपर से दिखा के। तो उनके लिए भी फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वांट टू नेम द स्कूल अगेन, बट उन्होंने क्या किया ड्यूरिंग दिस टाइम जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, उस स्कूल ने पर्टिकुलरली क्या किया,
पेरेंट्स के लिए भी एक ऑनलाइन फोरम की क्लासेस डिजाइन की कि वो गवर्न कर सके अपने बच्चे को। तो होता ये था कि मॉर्निंग में बच्चा पढ़ता था, इवनिंग में पेरेंट वही पढ़ता था जो एजुकेटेड पेरेंट्स है, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ एजुकेशन पेरेंट्स में भी कम है, ठीक है। पेरेंट पढ़ता था और फिर पेरेंट लुक आफ्टर करता था कि भाई तुमने ये होमवर्क किया या नहीं, ठीक है। अक्सर और बेशतर आजकल के पेरेंट्स को यही पता होता है कि बच्चा कौन से स्कूल में कौन सी ग्रेड में पहुंचा है, ठीक है। देर लेस कंसर्न, तो कंसर्न बढ़ाना पड़ेगा, नर्चरिंग प्रॉपर करने के लिए ये सब मेजर्स हैं जो इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे। कुछ ऐसे क्या नाम है आप फोरम्स बनाए जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के करिकुलम के बारे में सीख सकें, ठीक है, कि पता तो चले। मैं अभी इवनिंग क्लासेस में एक बच्ची को पढ़ा रहा था, ठीक है। She is such a good debater. She is a person who can actually do wonders in the field of social sciences. लेकिन क्या इसको तो मेडिकल पढ़ना है, एमबीबीएस करना है, मैं नहीं करा सकती। तो ये सब चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमें कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मीडिया साइंस, इन सब की इम्पोर्टेंस, कि इस फील्ड की इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब पेरेंट्स के आगे और हमारे जो एल्डर्स हैं उनके आगे लानी पड़ेगी। तो हम बेहतर पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी अहमद शाह साहब, देखें, दो तीन चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो अगर कभी किसी नेशन को डिस्ट्रॉय करना हो ना, तो उसके लिए किसी बॉम्ब की या किसी डायनामाइट की या एटम बॉम्ब की जरूरत नहीं पड़ती। उसके एजुकेशन की क्वालिटी खराब कर दें, वो नेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। To destroy a nation, you don't require an atom bomb. To destroy a nation, you just need to reduce the quality of education. Unfortunately, पाकिस्तान में ऐसा है कि पाकिस्तान को खराब इसीलिए खराब से खराब तर होता जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना, वो दिन ब दिन मयार गिरता जा रहा है। दूसरी चीज़, मैं भी एक एनजीओ से एसोसिएट हूँ, द ब्रिज स्कूल नाम है उसका। ये हमने कोई 8 साल पहले कायम किया था। द ब्रिज स्कूल हमने इसका नाम इसलिए रखा था बिकॉज वी वांटेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रिविलेज्ड क्लास एंड द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। और ये एक गोठ में वाक़ है स्कूल, मुगल हज़ारा गोठ है गुलिस्तान जौहर के आगे, वहाँ पे ये स्कूल है। एंड विजन हमारा ये है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे स्कूल्स हो जाएं और हर अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में एक ब्रिज स्कूल कायम हो, टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रिविलेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। आपका जो सवाल मेन था ना, वो जेंडर इक्वालिटी पे था कि लड़कियों की तालीम जो है ना, उस पर शऊर नहीं दी जाती, उस पर कोई फोकस नहीं होता। रादर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और हम समझते हैं कि लड़कों की तालीम होनी चाहिए। इनफैक्ट पेरेंट्स ये तसव्वुर करते हैं कि जो अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है जिसका उनको रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ देयर चाइल्ड बीइंग एम्प्लॉयड और डूइंग अ बिजनेस इन फ्यूचर। एंड हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम खवातीन की तो शादी कर देंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अनफॉर्चुनेट सी बात है ये, क्योंकि जितने माशरे को संवारने में औरत का हाथ है उतना कभी मर्द का हाथ हो नहीं सकता। Women at any point in time are not equal to men, they are better than men because their role is such that, ठीक है। एक पढ़ी लिखी माँ एक पूरे खानदान को पढ़ा लिखा बनाएगी, एक पढ़ी लिखी माँ पूरे माशरे को सुधार देगी, ठीक है। तो इसलिए विमेन का, और वैसे भी जो ये जो माएँ होती हैं, ये इनकी जो हम मेल्स की तो जॉब टाइमिंग होती है ना, इनकी तो कोई जॉब टाइमिंग ही नहीं है। मतलब दे वर्क फ्रॉम morning till night without any break, 24/7. They work 24/7, 365 days a year without any break, and they don't even get paid for it, and still they are motivated to do their job. And if that women is educated, the wonders they can play in grooming a child, the wonders they can play in providing the society with good norms, good values, तरबियत जो वो करेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक किसी भी माशरे की नशोनुमा के लिए। दूसरी चीज ये कि हम ये करते हैं ब्रिज स्कूल पे इन ऑर्डर टू प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी। हम कॉम्पिटिशंस करवाते हैं डिफरेंट बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। अच्छा, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में ये ज्यादा होता है कि लड़कों को लगता है कि भाई वही सब कुछ है और इट्स ओके टू डू बदतमीजी विद गर्ल्स, इट्स ओके टू हिट गर्ल्स, क्योंकि उन्होंने देखा होता है अपने वालिदैन को भी ऐसा करते हुए, तो उनको लगता है इट्स नॉर्मल, लड़कियों को मार देना या उनके साथ बदतमीजी कर लेना इट्स नॉर्मल। तो हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ता है उनका कि भाई इट्स नॉट नॉर्मल। अगर आप किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक टर्म यूज होती है शिविलरी, के जो मेल्स हैं वो फीमेल्स के लिए उठ के बात करेंगे, उनके लिए दरवाजा खोलेंगे,
जब तक औरत नहीं बैठेगी मर्द नहीं बैठेगा, ये शिविलरी होती थी। ये तो अब पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी गायब है। पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी हमें तो नहीं नजर आती ऐसी कोई शिविलरी करता हुआ कोई। तो हम कोशिश करते हैं हम शिविलरी सिखाएं। हम जो है वो जब PSL का सीजन होता है तो हम लड़के और लड़कियों के बीच में क्रिकेट मैच करवाते हैं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज, टू शो दैट इट इज नॉट ओनली अ गेम ऑफ बॉयज, इट्स अ गेम ऑफ गर्ल्स ऑल्सो, एंड गर्ल्स कैन बी इक्वल टू मेन इन वॉट एवर फील्ड। सिमिलरली हम कुकिंग कंपटीशन करवाते हैं, उस कुकिंग कंपटीशन में हम लड़कों से भी कुकिंग करवाते हैं, लड़कियों से भी कुकिंग करवाते हैं, टू टेल एंड टीच देम कि सिर्फ कुकिंग लड़कियों का काम नहीं है, लड़कों को भी कुकिंग आनी चाहिए, एंड इट्स नो हार्म इन डूइंग दैट। ठीक है, तो अब तो हम देख रहे हैं कि सारी फील्ड्स में विमेन आर कमिंग अप। पायलट्स भी हैं, डॉक्टर्स तो हमेशा से थी, टीचर्स भी हमेशा से थी, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स भी हैं, आर्मी में भी हैं, यू नेम अ फील्ड एंड यू विल फाइंड विमेन इन एन इम्पोर्टेंट रोल। सो पूरा माशरा आपको ये सबक दे रहा होता है कि जेंडर इक्वालिटी की जरूरत है, एंड विमेन आर डिजाइन्ड इन सच अ मैनर, गॉड गिफ्टेड, कि वो मल्टीपल रोल्स को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं कंपेयर टू मेन। मतलब वो एक माँ का रोल, एक बहन का रोल, एक बीवी का रोल, एक एम्प्लॉय का रोल, एक बॉस का रोल, सारे रोल्स वो अपना सकती हैं। प्लस विमेन टेंड टू बी, अब वो विमेन जो होम मेकर्स होती हैं, हाउसवाइफ्स जिनको बोलते हैं, वो विमेन जो होती हैं वो दे आर बेटर बिजनेसमैन, बिकॉज वो घर की बजटिंग भी कर रही होती हैं, फोरकास्टिंग भी कर रही होती हैं, वो घर को चलाने के जो पूरे एक बिजनेस चलाया जाता है इस तरह पूरे एक हाउसहोल्ड चलाया जा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है उनके पास, मतलब वो उन्होंने पूरा बिजनेस चलाया होता है, उनका घर एक बिजनेस है जिसको वो बिल्कुल प्रॉपर्ली परफेक्टली हैंडल कर रही होती हैं, जिसका उनको कभी ड्यू क्रेडिट ही नहीं दिया जाता, बिकॉज इट इज टेकिंग फॉर ग्रांटेड। ये तो इट्स नॉट कंसिडर्ड अ जॉब ना, सिंस इट इज नॉट कंसिडर्ड अ जॉब, it is not given a due credit, and hence जेंडर इनइक्वालिटी हमारे माशरे में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आई थिंक ये सब चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ओवरऑल सोसाइटी को खराब कर देती हैं अगर उस पर प्रॉपरली टाइमली मेजर ना लिया जाए, उस पर प्रॉपरली टाइमली उनको सिखाया ना जाए। तो बहुत ज़रूरत है ओवरऑल माशरे में तरबियत देने की, तालीम के साथ साथ बहुत ज़रूरत है लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने की, जेंडर बायसनेस को रिमूव करने की, रिलीजन रेस को भूल कर लोगों को इंसान समझने की, कि भाई इंसान है और इंसान से इंसानों की तरह बर्ताव करना है, किसी के पास दूसरे इंसान को किसी भी तरह तजलील करने की इजाज़त नहीं है, ना वर्ड से ना एक्शन से, किसी को किसी दूसरे के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है। और आप जो भी हैं आप एक इंडिविजुअल हैं, एंड यू नीड टू शेप योरसेल्फ टू बिकम बेटर इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। हम मफाद परस्त कौम हैं, हम अपना फायदा देख रहे होते हैं, हम सेल्फिश हैं, हमें सेल्फलेस बनना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी जात से दूसरों को क्या फायदा हो रहा है, क्या हम सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर अदर्स हैं कि नहीं है। इफ वी आर सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर अदर्स वी आर सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स, इफ वी आर ओनली सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर आवरसेल्व्स वी आर सेल्फिश इंडिविजुअल्स। ये हमें रियलाइज करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली एक और जेंडर इनइक्वालिटी की वजह ये भी है कि हम लोगों के पास विजन नहीं है, हम लोग के पास गोल्स नहीं है, हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग को आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है। अगर कोई शख्स कुछ करना चाहता है तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है। बिलाल भी बोल रहा था कि एक शख्स, एक स्टूडेंट है उनकी, वो बहुत टैलेंटेड सोशियोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकती हैं, लेकिन नहीं, उनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करें कि वो डॉक्टर बने। मसला ये है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस नहीं कर सकते, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दरमियान एक गैप बहुत बड़ा है। अगर वो अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को बैठ के सुलझाएं, डिस्कस करें, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो एजुकेशन की नीड सिर्फ बच्चों को नहीं है, एजुकेशन की नीड्स अडल्ट्स को भी है, पेरेंट्स को भी है, टीचर्स को भी है। और adults of the society needs to be educated that there are certain rights and certain liberties that a child has. I'm not saying कि बच्चा बदतमीज हो जाए, बच्चा बागी हो जाए, बच्चा रिबेलियस हो जाए। I'm saying कि बच्चे के पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात रख सके, और पेरेंट्स के अंदर इतना आला ज़र्फ होना चाहिए कि वो अपने बच्चे की बात सुने और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझाएं। एंड देन जो भी बच्चे का फ्यूचर डिसाइड हो वो म्यूचुअल कॉन्सेंट से हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो, रादर देन या तो पेरेंट्स का डिसीजन है या स्टूडेंट्स का डिसीजन है। म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए, तो सोसाइटी ग्रो करेगी, बच्चे खुश होंगे अपने काम को करने में। अच्छा सर, एक बात ये भी तो है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं अक्सर, ऐसे भी केसेस आते हैं कि पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं
उनको ग्राउंड रियलिटीज पता होती हैं, लेकिन बच्चे का शौक अलग होता है। अब फॉर एग्जांपल देयर इज अ गाय हु इज परफेक्ट इन म्यूजिक, सही है, वो बेहतरीन है, उसका एम है कि मैंने म्यूजिशियन बनना है बड़े होके, और वो अपनी मेहनत उसके ऊपर लेके आता है, सब कुछ करता है, लेकिन एंड में उसके पेरेंट्स कहते हैं कि स्कोप नहीं है, म्यूजिशियन का कोई स्कोप नहीं है, तुम इंजीनियर बनो। बोथ आर डिफरेंट फील्ड्स। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो पढ़े लिखे पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो उनसे गुजारिश करूंगा कि एक चीज समझें कि देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। ठीक है, हर बच्चे को आप एक जाविये में नहीं तोल सकते। ठीक है, हो सकता है आपका बड़ा बच्चा बहुत अच्छा हो पढ़ाई में और दूसरा बच्चा बहुत अच्छा हो म्यूजिक में या फुटबॉल में या स्पोर्ट्स में किसी भी किस्म के, तो आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें उस चीज की। प्लीज आप उसको ये ना बोलें कि तुम ये बन जाओ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बनना और मैं अपना शौक पूरा नहीं कर सका तो तुम मेरा शौक पूरा करोगे। देखिए, हर बंदा एक अपना इंडिविजुअल जिंदगी गुजार रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसकी जिंदगी में अपना डिसीजन ना इंप्लीमेंट करें, उसको आप मशवरा दें, उसको आप गाइड करें, लेकिन उसकी भी सुने। हर बंदे के पास उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेस होती है, अपनी इंक्लिनेशन होती है, अपना एप्टीट्यूड होता है, अपनी एबिलिटी होती है, अपनी विलिंगनेस होती है। अब एक शख्स है, उसकी विलिंगनेस है कि मैं म्यूजिशियन बनूं, लेकिन एबिलिटी नहीं है, तो वो अच्छा म्यूजिशियन नहीं बनेगा। एक शख्स के पास एबिलिटी है बहुत अच्छा फुटबॉलर बनने की, लेकिन वो विलिंग नहीं है फुटबॉलर बनना, तो वो अच्छा फुटबॉलर नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसके अंदर विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है एक डॉक्टर बनने की, तो वो बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर उनका बेटा विलिंग या उनकी बेटी विलिंग नहीं है एक चीज पे और एबल है लेकिन विलिंगनेस नहीं आ रही, तो आप उसको जबरदस्ती बना भी देंगे डॉक्टर, तो वो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बन जाएगा, वो एक एवरेज मीडियोकर डॉक्टर बनेगा। लेकिन अगर उसका म्यूजिक का शौक है और वो विलिंगनेस भी रखता है, एबिलिटी भी रखता है, अगर आप थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस देंगे तो हो सकता है वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाए। ठीक है, रिलीजियस इश्यूज बीइंग असाइड, केप्ट असाइड, एक जनरल बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका बच्चा किसी चीज में टैलेंटेड हो, लेकिन आप उस टैलेंट को इग्नोर कर रहे हो। काइंडली उस टैलेंट को इग्नोर ना करें। बहुत सारे पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को स्पेस नहीं दे रहे कि वो खुद कर सकें जो वो करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं और मुझे समझ है तो मैं अपने बच्चे की लाइफ कंट्रोल कर सकता हूं। नहीं, आप अपने बच्चे की लाइफ में उसको मशवरा दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन बता सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, उसको सही और गलत की तमीज बता सकते हैं, उसकी तरबियत कर सकते हैं। उसके ऊपर डिसीजन इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप इन्फोर्स करेंगे तो या तो वो रिबेलियस हो जाएगा, या वो आपसे कतराने लगेगा, या वो बदजन हो जाएगा, या वो हर चीज छोड़ देगा। बिल्कुल, या तो वो फेल हो जाएगा। एग्जैक्टली यही बात है। जी बिलाल, एज अ स्टूडेंट आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी ऐसी चीज फेस की अपने स्टूडेंट लाइफ में? अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने कभी भी किसी चीज़ का नहीं बोला। मैं मॉम वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, बट आई इंकरेज कि मेरा पैशन था शुरू से लॉयर बनने का, तो उन्होंने बिल्कुल बोला कि नहीं, गो फॉर इट। एंड मेरे वालिद साहब ने हमेशा एक चीज़ बोली है, और मैं वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर ये चीज़ सब सुन रहे हैं या फिर सब सुनेंगे, तो मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे वालिद साहब ने हमेशा ये बात बोली कि बेटा, इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, इट मैटर्स हाउ यू डू इट, हाउ परफेक्टली यू डू इट। तो अगर आप एक नट टाइट भी करते हैं ना, तो कोशिश करें सबसे तेज नट टाइट करने की। ठीक है, तो इट डजंट मैटर व्हाट यू डू। तो यही हमें करना है कि हमें बच्चों के अंदर ये चीज़ क्या नाम है लानी है कि इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, यू शुड बी द बेस्ट वन ऑन इट। ठीक है, और बेस्ट यही इसी दो तरीके से बनेंगे, विलिंगनेस भी चाहिए और अच्छे भी होना चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने इन दोनों चीज़ों पे फोकस किया वो आगे जाके चीज़ें बहुत, और यही चीज़ है, ये देखो डेफिनेटली ग्रेजुअली मास्टर चेंज होता है, ऐसे नहीं ऑल ऑफ अ सडन हम आज यहाँ पे बात करें कल मास्टर चेंज हो जाएगा, राइट? तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो या डेफिनेटली ग्रेजुअली चेंज होगा। इसमें हमें सब चीज़ें क्या नाम है लेके चलनी पड़ेगी, whether it's the education system, whether it's the nurturing of the parents, whether it's the domestic। देखें, वही बात है ना कि हमारी जो घर की औरतें, वो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कि वो ये बात पॉइंट करती हैं कि दे डू ट्रिपल शिफ्ट। कैसे वो जो काम भी कर रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग पेड लेबर, अनएम्प्लॉयड मतलब अनपेड लेबर, सही है, और साथ साथ में इमोशनल लेबर भी देती हैं, बच्चों को देखभाल, अपने शौहर की, अपने माँ बाप की देखभाल भी करती हैं।
तो हमें इन सबको इंकरेज करना पड़ेगा, और जिस माशरे की औरत स्ट्रांग हो जाएगी तो माशरा डेफिनेटली फ्लरिश करेगा, क्योंकि वो डेफिनेटली जैसे सर ने बोला कि एक पूरे खानदान को लेकर चल रही होती है, तो डेफिनेटली एक खानदान को लेकर चल रही होती है। तो हमें इन सब को, दीज आर ऑल पॉइंट्स जिसको हमें टेक केयर करके एक तरह से लेके चलना है, ताकि हमारा पाकिस्तान जो मुल्क है वो which is actually going in decline can flourish in the near future इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अहमद साया, बहुत मजा आया आप लोगों बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर टू हैव बोथ ऑफ अस ऑन योर शो। उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क में ये सारी तब्दीलियां आए, क्योंकि तब्दीली का दौर है। उम्मीद है कि तब्दीली असल में भी आए हमारे मुल्क में। जैसा कि सर ने बताया, चेकलिस्ट बताई गई, ये चीज़ें अगर सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए, तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। जाहिर सी बात है, एजुकेशन सही होगी तो तरक्की लाजमी करेगा। तो बस उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और बस इसी तरह हम मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे, सर अहमद साया को और बिलाल हसन को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक यू। तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB by हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर।